अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूँ आपका टीचर खालिद मानिज़ई। आज फिर हाजिर है क्लास 9 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 के साथ। हमने पहले व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ केमिस्ट्री पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कि जिस तरह साइंस को साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया, क्योंकि सारी साइंस को इकट्ठा पढ़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसी तरह फॉर ईजियर के लिए केमिस्ट्री को भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया कि आसानी से हम उसको पढ़ सके और समझ सके। तो आए आज स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हमारे पास जो पहली ब्रांच है, उस पहली ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, विच इज़ कॉल्ड इन उर्दू तबही केमिया। अब देखिए लफ्ज़ फिजिकल तबही, इसका मतलब ये होता है तब फिजिकल का और तबही का के ज़ाहिरी, जो चीज़ ज़ाहिर होती है, जो चीज़ फील होती है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, तो ऐसी। अब हम देखते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले एक रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। वो रिलेशनशिप किस चीज़ के बारे में होती है? कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान। आप सबसे पहले चलते हैं कि कंपोजिशन से क्या मुराद होता है। देखिए वर्ड्स कंपोजिशन से मुराद जो होती है, जो कंपोजिशन होती है, ये हमें कंपोनेंट्स बताता है। क्या बताता है? कंपोनेंट्स बताता है कि सपोज कर लो मेरे पास वाटर है। अब वाटर के कंपोनेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वाटर के कंपोनेंट्स है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसके कंपोनेंट्स क्या है? सोडियम और क्लोरीन। अच्छा, इसके अलावा तीसरी आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन यानी इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। सेकंड हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज विच वी कैन सी एंड वी कैन फील, इस जिसको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे आपको देखा गया कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर, स्मेल, ये सब के सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले रिलेशन ऑफ शिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के कंपोनेंट्स क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जब किसी सॉलिड को हम हीट अप कर लेते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट उसी लिक्विड को और मजीद और हीट अप कर ले तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहे जाते हैं। उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, वॉल्यूम कैसी है, डेंसिटी जिसको हम बारीपन कहते हैं, कलर क्या होती है, स्मेल क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं। अब चेंजेस से क्या मुराद है? देखो मेल्टिंग, मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग क्या हो रहा था कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, नहीं हो रहा था। बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लिक्विड किस चीज में चेंज होती है? गैसेस में चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? बहुत सारी चीजें चेंज होती है, बहुत सारी चीजें चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो कौन से लॉज है, वो कौन से प्रिंसिपल है जिसकी वजह से मुख्तलिफ चीजें जो है वो चेंज हो जाती है स्टेट ऑफ मैटर ईच अदर, और कुछ चीजें चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ने को क्या कहता है? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। या फिजिकल केमिस्ट्री की सेकंड डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी आवर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। वही हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं ऑफ मैटर एंड आल्सो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें हम क्या कर लेते हैं? एटम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब देखिए एटम के स्ट्रक्चर के 2 मेन पार्ट्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। सेंटर वाले पार्ट को जिसको हम कोर पार्ट कहते हैं उसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर होती है आउटर पार्ट होती है, ये सेंटर पार्ट होती है।
सेंटर पार्ट और ये आउटर पार्ट होती है, ठीक है, सेंटर एंड आउटर, दो हिस्से होते हैं। अच्छा, पहला सेंटर, दूसरा आउटर। अच्छा, आउटर पार्ट में क्या होते हैं? आउटर पार्ट को ऑर्बिट या शेल कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है? न्यूक्लियस के अंदर, वैसे एटम के अंदर पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा है, मगर हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं, बुनियादी ज़रात की बात करते हैं। वो कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो हम एटम की जब स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट एंड सेंटर पार्ट। आउटर पार्ट को ऑर्बिट या शेल कहा जाता है, सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। आउटर पार्ट के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स तो बहुत सारे, मगर फंडामेंटल पार्टिकल्स 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। और आउटर पार्ट के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल होती है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन मुसलसल कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अलावा दूसरी पॉइंट हमने कहा था कि इस रोल ऑफ एनर्जी। अब देखें एनर्जी का क्या रोल है। एटम का जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो एटम के न्यूक्लियस होती है, और इसी न्यूक्लियस की एनर्जी को लेकर के हम मुख्तलिफ सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब अगर कोई चीज फिजिकली चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज कि वो नेचर ही चेंज हो रही है, कंपोजिशन ही चेंज हो रही है। जिस तरह रेडियोएक्टिव पार्टिकल जब वो फ्यूजन रिएक्शन होती है तो फ्यूजन रिएक्शन हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं दूसरे कंपोनेंट में, दूसरे एलिमेंट में, तो वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज एंड काइनेटिक रिएक्शन की स्टडी को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, हमारी दूसरी ब्रांच जो है लस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से निकला हुआ है। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नामियाती केमिया। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। अच्छा, इसका सबसे पहले लस ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लस ऑर्गेनिक का मतलब है लिविंग या लाइफ, ठीक है। अच्छा, इसको लिविंग और लाइफ क्यों कहा जाता है? इसको लिविंग और लाइफ इस वजह से कहा जाता है कि जितने ऑर्गेनिक, पहले हमारे पास कंपाउंड के 2 सोर्स हुआ करते थे। हमने जितने कंपाउंड हमें हासिल होते थे वो 2 सोर्स होते थे, एक लिविंग होता था और एक जो है नॉन लिविंग होता था, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग सोर्स से हमें बहुत सारे कंपाउंड हासिल होते थे। तो अब वो कंपाउंड जो लिविंग से हासिल होते थे उनको ऑर्गेनिक कहते थे, और जो उनको ऑर्गेनिक कहते थे, और जो नॉन लिविंग से हासिल होते थे उन्हें इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं कि पहले तो ये डेफिनेशन थी, मगर बाद में देखा गया कि नहीं, इस तरह नहीं। उसने ये कहा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट। उस 118 में एलिमेंट में से एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन, जो कार्बन है, इसकी स्टडी को, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की स्टडी को, सिर्फ ये एक एलिमेंट के लिए एक ब्रांच बनाएगी जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी ऑफ कार्बन इन देयर कंपाउंड्स। कार्बन और कार्बन के मरकबात की जो ब्रांच होती है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, पहले शुरू में ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, लेबोरेटरी में इसको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। मगर बाद में ये थ्योरी, इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स से मुराद ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए जो हम लेबोरेटरी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मगर बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई है। फर्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया था, जो लेबोरेटरी में तैयार हो चुका था, और लेबोरेटरी में तैयार होने के बाद ये थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, रिजेक्ट हो गई। तो इट मीन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं और नेचुरली भी होते हैं, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन इसकी ये होती है, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है?
जहां पे कार्बन होता है, जितने आप ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेंगे तो उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लाजमी होता है, जैसे मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, जितने भी है तो उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, तो लिहाजा इस वजह से हम इसको हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। इन देयर डेरिवेटिव्स और उसके जो माहूस है, जो डिराइव्ड कंपाउंड्स हैं उनकी, फॉर एग्जांपल मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितने भी है ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके यूसेज का है, इसके एप्लीकेशन का है। ये क्या करती है, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ये हमें स्ट्रक्चर बताती है और प्रॉपर्टीज बताती है तमाम सिंथेसाइज्ड और लेबोरेटरी परफेक्ट और इसके साथ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली पाए जाते हैं या मैन मेड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट, और उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोटीन है, अब प्रोटीन जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स के अंदर पाई जाती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये कौन बताएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट बताएगा। मीथेन ये नेचुरल गैस है जिसका फार्मूला CH4 है, जो हम घरों में डेली यूज करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए। अब इसकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम रोजाना रोटी खाते हैं तो ये क्या होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो गंदम वगैरह की शक्ल में मिलती है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कौन बताएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट बताएंगे। फैट्स एंड लिपिड्स, चर्बी और जो लिपिड्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो इसकी स्टडी को, इसकी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इनऑर्गेनिक। अब देखिए मैंने कहा था ऑर्गेनिक का मतलब क्या था, लिविंग और लाइफ। इनका मतलब है नो, नहीं, ऑर्गेनिक लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है। सो दोस कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स, वो कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड हो जाते हैं उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए मैंने बता दिया कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, उस 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट जिसका नाम कार्बन था उसको निकाल दो तो 117 बन जाते हैं। अब इन तमाम 117 की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कार्बन के अलावा, कार्बन नहीं पढ़ा जाता। द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑफ कार्बन, मां सिवाय कार्बन के, मां सिवाय कार्बन के। तो यानी वो ब्रांच जिसमें तमाम एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स है 117 और उसके जितने कंपाउंड्स हैं, लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं, उन तमाम की स्टडी, मगर मां सिवाय कार्बन और कार्बन के कंपाउंड हम इसमें स्टडी नहीं करते। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें तमाम एलिमेंट की स्टडी की जाती है तो उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इनऑर्गेनिक की एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में और फील्ड में होती है। हमारी केमिकल इंडस्ट्री जितने केमिकल प्रिपेयर्ड हो रहे हैं सारे इनऑर्गेनिक, और सच एज ग्लास हमारे पास होती है, सिलिकॉन से बनती है, सीमेंट होती है, सेरेमिक्स होती है, मेटलर्जी होती है। अच्छा, ये सारे चीजें जो है जितने इंडस्ट्रीज में जितने प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे हैं ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अब यहां एक लफ्ज मैंने लिखा है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या कहते हैं, होर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, यानी ओर से किसी भी मेटल का जो ओर होता है, खाम माल होता है, उससे प्योर मेटल को निकालना। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। जिस तरह बलूचिस्तान में मुस्लिम बाग के मुकाम पर क्रोमाइट पाई जाती है। अब वो क्रोमाइट जो है वो प्योर स्टेट में नहीं है, जब वो निकलती है वो क्रोमाइट के ओर्स होती है, तो इनको प्यूरिफिकेशन के लिए चाइना भिजवाया जाता है। तो चाइना किस प्रोसेस के जरिए, सिर्फ उसमें से क्रोमियम निकाल देता है, क्रोमाइट निकाल देता है, मेटलर्जी के प्रोसेस के जरिए। तो इसको मेटलर्जी कहते हैं।